हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। प्रोफेशनल एबिलिटी जो 50 मार्क्स का है आरआरबी के एग्जाम में, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पीजीटी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो ये क्लासेस पर्टिकुलरली पीजीटी और टीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके वो चेक कर लीजिए, उसमें आपका सारा सिलेबस कवर्ड है विद पीवाईक्यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहाँ से। कई स्टूडेंट्स जो है वो ये भी पूछ रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देखे तो, कि एक पर्टिकुलर बुक, तो देखो ना पीजीटी टीजीटी के लिए है ना ही जो है पीआरटी के लिए है, एक पर्टिकुलर बुक आपको नहीं मिलेगी। फिर भी आप लोग बार बार ये सुनना चाह रहे होते हो कि हाँ मैं जो क्लासेस करवा रही हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ। तो देखो ये सारी क्लासेस ऑब्वियसली मोर देन इनफ होंगी, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवा दूंगी, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल आइडिया भी होगा, और जो फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है वो भी रहेंगी। सो ओवरऑल जितना पॉइंट या जितना पार्ट मैं करवाऊंगी, उससे या तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी कि आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये मोर देन इनफ है। अपने बचे हुए 50 जो मार्क्स हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, और बाकी फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि एज सच कोई एक बुक आपको नहीं मिलेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजी की अलग बुक्स मिलेंगी, फिलोसफी की अलग, और वो इतनी सारी बुक्स अलग अलग पढ़ के आप क्या ही करोगे ना, जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो मिल रही है। ओके, बाकी आपकी मर्जी है जी। सो ये क्लास 9th है हमारी। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए भी बना रखी है, पीआरटी के लिए भी बना रखी है। कई स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं मैम बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो, सो वो नहीं होगा। वो एक होता है ना, हर एक टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है, तो मैं पहले ये सारा सिलेबस ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी करवा के उसके बाद जो है, और पॉसिबिलिटी है कि मैं एक या दो क्लासेस में ही जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डाल दूं। ओके, सो उसमें आपको बहुत लंबी क्लास देखने को मिल जाएगी, बट आपको उसी क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ताकि कई बार ये भी होता है कि मैंने सो करके भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, तो उसमें बच्चों को वो क्लास नहीं मिलती फिर। ठीक है, फिर वो ढूंढने में उनको बहुत दिक्कत होती है। सो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको जितना बोला गया है उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। अभी जो है आप अपने बचे हुए 50 नंबर पे फोकस कर सकते हो इन सारी चीजों को पढ़ते हुए। ऑब्वियसली ये सारी चीजें भी आपको याद तो करनी पड़ेंगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज में हमारा आज का टॉपिक ये, इनफैक्ट इस पोर्शन में जो एजुकेशन, कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज है उसमें लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम एजुकेशन और वैल्यूज भी पढ़ चुके हैं, एजुकेशन और कल्चर भी पढ़ चुके हैं। आज कुछ एक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये सबसे छोटी क्लास होने वाली है, बट आपको समझ आ जाएंगी सारी चीजें। ओके, सो कल्चरल प्लूरलिज्म, कल्चरल लैग, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिवेलेंस और टॉलरेंस, तो इन टॉपिक्स के बारे में जो है हम आराम से विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, कल्चरल प्लूरलिज्म, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। प्लूरल का मतलब होता है मैनी, सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ते हैं ना, तो वो वही प्लूरल है ये। सो प्लूरलिज्म मतलब हो गया जी मैनी, और कल्चरल प्लूरलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो यानी कल्चर के लेवल पे आप बहुत सारे कल्चर्स की बात कर रहे हो, राइट। सो जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स जो हैं, एक सिंगल जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा कल्चरल ग्रुप्स जब एक ही छत के नीचे रह रहे हों, और वहां पे वो कुछ कॉमन एक्टिविटीज कर रहे हों या एक दूसरे से कुछ सीख रहे हों, ठीक है, उस एस्पेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कल्चरल प्लूरलिज्म। जैसे इंडिया बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका, इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है इतने स्टेट्स हैं, उसके बाद इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, बट स्टिल वी आर एग्जिस्टिंग अंडर, या वी आर को एग्जिस्टिंग अंडर सेम रूफ। ओके, सो वो चीज यहाँ पे कल्चरल प्लूरलिज्म का एग्जांपल रहेगी। बेसिकली ओवरऑल हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ये एक सिस्टम है जहां पे डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स को एग्जिस्ट करते हैं और कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं विदाउट लूजिंग देयर रिस्पेक्टिव आइडेंटिटी। सो ये बात याद रखनी जरूरी है कि आप अपनी आइडेंटिटी को लूज किए बिना को एग्जिस्ट कर रहे हो, साथ में सीख रहे हो। इट्स लाइक जैसे गोकुल धाम सोसाइटी दिखाते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, सो वो एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है कल्चरल प्लूरलिज्म का, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं, और वो को एग्जिस्टेंस में वो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, और वो सारी चीजें वहां पे करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
देन है जी एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब कल्चरल प्लूरलिज्म आ गया तो देखो, जब आप एक छत के नीचे रह रहे हो, इतने सारे अलग अलग कल्चर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी है कंपैरिजन आ जाएगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंपेयर करने वाले हैं अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से। और कई बार हम क्या करते हैं, हम जज भी करते हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है। आप देखते ही किसी को कुछ भी बोल देते हो कई बार। सो वो जजिंग है, और वो जज किस बेसिस पे कर रहे हो, आप अपने स्केल के बेसिस पे कर रहे हो। यानी कोई ऐसे पैमाना नहीं है अलग से जजमेंट का, या सोसाइटी ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट आपने ही अपने बेसिस पे डिसाइड कर दिया। तो ये जो टेंडेंसी है ना दूसरों को जज करने की, और वो भी अपने स्केल पे, अपनी टर्म्स पे, वो एथनोसेंट्रिज्म है ब्रॉड वे में। अगर बहुत डिटेल में जाए तो एथनोसेंट्रिज्म में हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, दूसरे इंसान के साथ कंपैरिजन करके या उसको जज करके उसके कल्चर को या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझाइए, ये शो करने की कोशिश करते हो, या उसका मतलब मजाक उड़ाना, मोकरी करना, या फिर जो है आप उनको, ये इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, और ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। कई बार आपका कोई इरादा नहीं होता दूसरे को नीचा दिखाने का, बट स्टिल अनकॉन्शियसली आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल के उनको नीचा दिखा देते हो। ठीक है, सो वो एथनोसेंट्रिज्म है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साउथ एंड सदर्न कल्चर आप देखेंगे, या कुछ कल्चर्स में आप देखेंगे कि क्रॉस कजन मैरिज जो है वो एक नॉर्म है, वहां पे क्रॉस कजन मैरिज हो सकती है। ठीक है, क्रॉस कजन इज लाइक आपकी खुद की कजन नहीं। क्रॉस कजन में आपको कैसे समझाऊं कि आपके जो है दादाजी हैं, और वो दादाजी जो है वो दो भाई थे, तो ये दादाजी 1, ये दादाजी 2, और उस दादाजी वाली क्लैन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके फादर, उनके भाई या उनकी बहनें, वो सारे आ गए, यहाँ पे बाकी लोग आ गए। सो यहाँ से जो है कोई इंसान यहाँ पे शादी कर रहा है, सो वो क्रॉस कजिन मैरिज हो गई। ठीक है, बट अगर आप बाकी कल्चर्स में देखोगे या नदन कल्चर में देखोगे, तो ये क्रॉस कजिन को तो हम बहन ही मानते हैं ना। सो वो चीज को आप क्या कर रहे हो, उस बहन वाली टर्म से कंपेयर करके अगले इंसान को नीचा दिखा रहे हो, या कंपेयर कर रहे हो, जज कर रहे हो। दैट इज एथनोसेंट्रिज्म, उसको इंफीरियर फील कराने के लिए। देन है जी कल्चरल रिलेटिविज्म। रिलेटिव, आप यहां से इतना समझिए कि ये एग्जैक्टली एथनोसेंट्रिज्म का ऑपोजिट है। यानी एथनोसेंट्रिज्म में हम जज कर रहे हैं कल्चर को एक अपने स्केल्स पे, यहाँ पे हम जज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक उनकी मर्जी, भाई क्रॉस कजन मैरिज करें या जो भी करें, उनकी मर्जी है, वो उनका स्पेसिफिक कल्चर है। तो कुछ एक स्पेसिफिक कल्चर स्पेसिफिक जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको जो है उनको इंफीरियर फील नहीं करवाना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें रिलेटिव होती हैं, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। ये चीज समझाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि रिलेटिव हैं। आप जो है क्या कर रहे हो, कंपेयर भी तो किसी बेसिस पे तो कर रहे हो ना, आप अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है सारी की सारी चीजें, तो वो कंपैरिजन भी तो इट्स लाइक ग्रे इज ग्रे टिल द टाइम ब्लैक उसके साइड में नहीं है। ठीक है, सो अगर व्हाइट साइड में रख दिया तो वो ग्रे लगेगा, लेकिन ब्लैक साइड में रख दिया तो वो फिर ग्रे वाला कलर लाइट कलर लगेगा। तो रिलेटिव हैं चीजें। सो कल्चरल रिलेटिविज्म में ओवरऑल हम बात करते हैं कि ये एक एथिकल पोजीशन है, जहां पे हम सभी कल्चर्स को इक्वल मानते हैं। सब लोगों की अपनी एक आइडेंटिटी है, सब एक सेपरेट यूनिट है, सबकी अपनी एक इंटीग्रिटी है, जिसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, वो भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पे या एक पर्टिकुलर पैमाने पे। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रिलेटिव हैं, कोई भी चीज स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड नहीं है तो ओवरऑल सारी जो कल्चरल सेटिंग में चीजें हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर स्टैंडर्ड होगी एब्सोल्यूट होगी तभी तो हम सारी कल्चरल सेटिंग में एक चीज मानेंगे ना। अब सबकी अलग अलग चीजें, तो हमें अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट करना है, उनको वैलिड है वो अपने अपने कल्चर और उनकी कल्चरल सेटिंग के हिसाब से, इसलिए आपको उनको रिस्पेक्ट करना है। और एग्जाम्पल्स देखोगे, जैसे मुस्लिम्स में पॉलीगैनी जो है वो मतलब अलाउड होती है। सो पॉलीगैमी और पॉलीगाइनी दो अलग वर्ड है। पॉलीगैमी में क्या आ जाए, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा पार्टनर होना। ठीक है, पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी हो गया एक से ज्यादा पार्टनर, लेकिन कौन होगा एक से ज्यादा में, मेल या फीमेल? तो वो हो जाएगा जी, अगर पॉलीगाइनी है, GYNY, पॉलीगाइनी यानी पॉली मतलब ज्यादा, और गाइनी में आगे फीमेल, यानी फीमेल काउंटर पार्ट ज्यादा है। एक आदमी जब ज्यादा शादियां कर सकता है तो वो पॉलीगाइनी हो गया। जब एक औरत ज्यादा शादी
कर सकते हैं, जैसे द्रौपदी की हुई थी। तो जो द्रौपदी वाला एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है आपका पोली एंड्री का। ठीक है, तो पोली एंड्री में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हस्बैंड है उस लेडी की। सो ये दोनों चीज, ये पोलीगैमी का मैंने मतलब समझाया आपको। सो मुस्लिम्स पोलीगाइनी को अप्रूव करते हैं, लेकिन ये हिंदू ग्रुप्स में या बाकी जगह पे टैबू माना जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो खासी कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहां पे मैट्रीलिनियल सोसाइटी है एक तरीके से, कि मदर जो है वो अपनी डॉटर को पास करेंगी चीजें, डॉटर जो है वो फर्दर तो वो मदर डॉटर वाला सीक्वेंस चलता रहेगा। जैसे नागा कम्युनिटी है या इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी है, वहां पे भी पैट्रीलिनियस ज्यादा चलती है। तो उस पैट्रीलिनियल सोसाइटी में क्या होगा कि फादर वाला काउंटर पार्ट रहेगा, फादर टू सन, सन टू उसके सन, इस तरीके से चीजें ट्रांसफर होंगी। ओके, सो ये भी क्या है, एक तरीके से एग्जांपल है कल्चरल रिलेटिविज्म का, कि आप रिस्पेक्ट कीजिए जो जो सोसाइटी में हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग चीजें हो रही हैं अलग अलग कल्चरल सेटिंग में। जैसे हमने सदर्न इंडियन कम्युनिटी का क्रॉस कजिन और ईस्टर्न में बात की कि वो तो बहन बोलते हैं। मुस्लिम्स प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट मुस्लिम्स पैरेलल कजन में भी शादी कर लेते हैं। देन दीज प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर अकरेंस। आपको ओवरऑल ये समझने की कोशिश करनी है कि जिसको जो करना है वो करे, हर एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड है, हमें सबको एक्सेप्ट करना है, जज नहीं करना है। ऑल आर वैलिड, ऑल आर रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है जी। कल्चरल लैग, लैग मतलब पीछे रह रहे हो, कहीं ना कुछ गैप आ रहा है, हम बोलते हैं ना नेटवर्क लैग आ रहा है। या मैं कई बार लाइव क्लासेस जब ले रही थी, आजकल तो नहीं हो पा रही हैं, तो जब लाइव क्लासेस में लेती थी तो उस दौरान क्या होता था, एक बफरिंग चलती थी, एक लैग चल रहा होता था, तो यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, गैप चल रहा है कहीं ना कहीं। सो कल्चरल लैग बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये डिले है सोसाइटी में, कि सोसाइटी जो है वो सोशल अडेप्ट, जो उनके नई नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज आ रही हैं उनको अडेप्ट करने, प्लस वो सोशल इश्यूज विच कैन लीड टू सोशल, तो वो ओवरऑल यहाँ पे एक गैप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब मटीरियल कल्चर जैसे टेक्नोलॉजी है वो फास्टर चेंज हो रहा है नॉन मटीरियल कल्चर के कंपैरिजन में, टेक्नोलॉजी ज्यादा जल्दी चेंज होके और हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और वैल्यूज और बिलीफ कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज और बिलीफ और टेक्नोलॉजी में गैप आ गया है उसको हम कल्चरल लैग बोल रहे हैं। ठीक है, कल्चरल लैग ओवरऑल एक सिचुएशन होगी जब आइडियाज या वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ्स जो आप अपनी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए यूज कर रहे हो वो सेम पेस के साथ चेंज नहीं हो पा रहे हैं जितना सोसाइटी टेक्नोलॉजी की टर्म्स में चेंज हो रही है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जब न्यूक्लियर वेपन सबको डेवलप करने आते हैं अब, ठीक है, सारे देशेस जो हैं, देशेस बोल रही हूँ, सारे देश बना रहे हैं और मोस्टली, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय नंबर ऑफ नेशंस, ये तो है विदाउट एन एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल सिस्टम। तो यानी कि आप जो है मटीरियलिस्टिक कल्चर में टेक्नोलॉजी की बेसिस पे तो बहुत सारी चीजें नई नई बना रहे हो, ठीक है, बट वो न्यूक्लियर वेपन जो बन गया है उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्या उसमें नॉर्म्स रहेंगे, सोसाइटी के लेवल पे क्या चीजें रहेंगी, वो मैचअप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, कल्चरल लैग है जी, कि टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई लेकिन उसको यूज करने के लिए और पर्टिकुलर आइडियाज और बिलीफ्स तो है ही नहीं, तो वो एक तबाही भी तो क्रिएट कर सकती है ना जब आपके पास नॉर्म्स नहीं है। ओके, इन केस ऑफ इन दिस केस चेंज इन टेक्नोलॉजी इज येट टू डेवलप नॉर्म्स। ठीक है, तो अपने यूज के लिए नॉर्म्स डेवलप होना अभी भी रहते हैं, तो ये कल्चरल लैग रहेगा अगर आप देखेंगे, यानी चेंज इन वैल्यूज लैग्स बिहाइंड, कि वो पीछे रह गई, वैल्यूज नहीं चेंज हो पा रही हैं इतनी जल्दी जितना जल्दी टेक्नोलॉजिकल फील्ड चेंज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जो डिबेट चलती है कि ह्यूमन क्लोनिंग होनी चाहिए या नहीं। ह्यूमन क्लोनिंग इज लाइक एक जो है जो ह्यूमन प्रोड्यूस करने का एक रिप्रोडक्शन का एक नेचुरल तरीका है, उसके अलावा उससे हटके आप साइंस की मदद से एक और इंसान प्रोड्यूस कर रहे हो डिट्टो सेम, यानी मेरा क्लोन जो है वो बना दिया जाए। लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे उस सोसाइटी के कल्चर, चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी सब के बारे में पता है, तो क्या वो जो क्लोन है वो सेम सोसाइटी में रह के सेम तरीके से चीजें कर पाएगा? क्योंकि वो तो है अल्टीमेटली, तो है तो वो टेक्नोलॉजी ही ना। तो वो जो उसके लिए मतलब इट्स लाइक टेक्नोलॉजी, और उसके बाद जो सोसाइटी में जो और इश्यूज आने वाले हैं या जो वैल्यू के बेसिस पे चीजें होने वाली हैं, वो जब एक दूसरे से क्लैश कर रही हूँ, क्लैश इन द सेंस क्लैश भी नहीं, थोड़ा लैग बिहाइंड कर रही हूँ, तो वो हमारा कल्चरल लैग रहेगा जी। ओके, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में क्लैश आएगा, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज रह रही है, कल्चरल प्लूरलिज्म है, तो उस कल्चरल प्लूरलिज्म के होते हुए या डाइवर्सिटी के होते हुए जब कुछ ना कुछ इट्स लाइक एक कम्युनिटी या एक फिलोसफी दूसरी कम्युनिटी को डिसलाइक करती है या उसको होस्टाइल समझती है या स्ट्रगल करते हैं बीच में या कुछ ना कुछ क्लैश हो रहा है, सो वो चीज क्या है जी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है।
ओके एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल है डिबेट ओवर अबॉर्शन। बहुत सारे धर्म में हम बोल देते हैं कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रिलीजियस बेसिस पे अगर हम देखें तो कि अब मतलब एक एक जो कंसीव, जैसे ही कंसीव हुआ है, जैसे ही वो इट्स लाइक एग और स्पर्म बन के एक जाइगोट बन गया है, सो वहीं से ही एक लाइफ शुरू हो गई है। तो अगर आप उसको अबॉर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप एक लाइफ को किल कर रहे हो। लाइफ किल करना इज नॉट ओके। सो वो वहां पे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, थॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक ये भी होता है इसमें और कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप देखोगे कल्चरल लेवल पे ही, सो एक रहेगा कि वुमेन की ओरिएंटेशन, कि आपका रिलीजन मना कर रहा है या और कोई इंसान मना कर रहा है, बट बीइंग अ वुमेन आपका अपनी बॉडी पे राइट है। तो आप, ये वो होता है ना कि आप बोल रहे हो कि नहीं आपको अबॉर्ट करवाना है, तो इट्स लाइक बाकी लोग प्रो लाइफ हैं। रिलीजन अगर हम देखेंगे तो वो प्रो लाइफ है कि भाई लाइफ जब जनरेट हो गई तो उसको नहीं मारना है। बट ये यही ओवरऑल यही डिबेट चलता रहता है। तो ये कल्चरल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। ओके अब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इंटर ग्रुप या इंट्रा ग्रुप भी हो सकते हैं, या इंट्रा ग्रुप के साथ साथ इंटर कल्चर इंट्रा कल्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखोगे तो विद इन द सोसाइटी, विद इन अ ग्रुप, कि एक ही कम्युनिटी है लेकिन उनमें आपस में कुछ गड़बड़ी, सॉरी दो अलग अलग कम्युनिटीज में, इंट्रा में हो जाएगा एक ही कम्युनिटी या एक ही सोसाइटी में दिक्कत हो रही है। इंटर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, दो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग सोसाइटीज हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश हो रहा है थॉट्स को लेके या किसी भी चीज को लेके, और इंट्रा कल्चर एक ही कल्चर में हो। सो इंटर और इंट्रा का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। इंटर मतलब दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है, और इंट्रा मतलब विद इन दैट पर्टिकुलर चीज कंपेयर हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम मैनेज करना चाह रहे हैं तो हमें एक समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, एक कॉमन ग्राउंड पे आने के लिए विलिंग होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग ट्रैक पे अगर आपकी लड़ाई चल रही है, क्लैश चल रहा है, तो आप उसी ट्रैक पे ही रहो, आप कोशिश ही ना करो तीसरे पॉइंट पे आने के लिए। ठीक है, सो इट्स लाइक दो अगर यहाँ पे क्लैश चल रहा है तो आपको दोनों को मिल के ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको विलिंग होना पड़ेगा एक तीसरे पॉइंट पे आने के लिए, कॉमन ग्राउंड पे। ओके अब कॉन्फ्लिक्ट ना साइकोलॉजी में अलग है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी वाले कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं डाल दी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपके ये टीजीटी पीजीटी वाले पीवाईक्यू में। ओके तो आपको ये पता होना चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्ट जब हम साइकोलॉजी में बात करेंगे तो हम चार तरीके, मेजरली चार तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अप्रोच और डबल अप्रोच और अवॉइडेंस। सो ओवरऑल इसमें हम ये चाह रहे हैं कि अप्रोच यानी आप किसी चीज की तरफ अप्रोच करना चाह रहे हो, आप वो चीज चाहते हो, तो यानी अब कॉन्फ्लिक्ट किस में हो रहा है? दो ऐसी चीजों में हो रहा है कि आप दोनों चीजें चाह रहे हो, कि आपको दो अट्रैक्टिव जॉब के ऑफर्स आए हैं, दोनों लोग ही आपको चूज कर रहे हैं, अब आप किसको चूज कर रहे हो? सो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप जो है एक असमंजस की डिलेमा की स्थिति में हो कि कौन सी कंपनी आप ज्वाइन करो, तो दोनों में ही अच्छी चीजें हैं। सो यानी आप दोनों को अप्रोच करना चाह रहे हो, या मान लो आपने दो जगह पे दो बेस्ट कॉलेजेस में अप्लाई किया है और दोनों से ही कॉल आ गया कि आप एडमिशन ले सकते हो, राइट, कि आप कैपेबल हो वहां एडमिशन लेने के लिए, तो इट्स लाइक आप दोनों तरफ अप्रोच करना चाह रहे हो, आपको तो ये था दोनों में से कहीं भी हो जाए, बट अब दोनों जगह हो गया तो एक और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति खड़ी हो गई है कि आप जो है किस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब कोई इंसान दो चीजें जो वो दोनों चाह रहा हो, दोनों में से उसको एक को चूज करना पड़े, तो वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अवॉइडेंस इसका एग्जैक्ट उल्टा रहेगा कि आप दोनों ही चूज नहीं करना चाह रहे, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। ओके जैसे आपको कैंसर है और मान लो आपको नहीं है, ना ही हो, बढ़िया, ठीक है, तो कैंसर जिसको है वो सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों में से उसको एक चीज चूज करनी ही पड़ेगी। अब वो दोनों ही अवॉइड करना चाह रहा है इंसान, उसको पता है दोनों सही नहीं है, बट वो दोनों में से एक तो उसको चूज करनी पड़ेगी, तो ये अवॉइडेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल कि एक तो आपको जो है मान लो जैसे आजकल चल रहा है ना कि कहीं भी अगर आप पढ़ाने भी जाओगे बीइंग अ टीचर तो बहुत कम, इट्स लाइक पीएचडी वाले को भी वो 15,000 ऑफर करेंगे कि 15,000 सैलरी है। सो या तो आप उस लोअर सैलरी पे काम कर लो या फिर आप अनएम्प्लॉयड रहो। अब ना तो आप अनएम्प्लॉयड रहना चाहते, ना ही आप इस लोअर सैलरी पे काम करना चाहते, तो ये दोनों अवॉइडेंस की स्थिति हो गई, बट इन दोनों में से आपको स्टिल एक चीज चूज करनी पड़ेगी, तो वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके अप्रोच अवॉइडेंस की एक चीज अच्छी हो रही है, एक चीज बुरी हो रही है, तो ऑब्वियसली आप जो है व्हेन समवन वांट्स समथिंग बट ऑल्सो डजंट वांट इट, तो आप चाहते भी हो नहीं भी चाहते हो। ठीक है, जैसे आपकी जो है ड्रीम जॉब आपको मिल रही है लेकिन वो पैसे कम पे कर रहे हैं, तो यानी अप्रोच भी है आपका कि आपको चाहिए वो ड्रीम जॉब, बट अवॉइडेंस क्या किस बात पे हो रहा है कि वो पे कम कर रही हैं, या फिर आप जो है काम करना चाह रहे हो या काम को पीछे छोड़ के लंबी वेकेशन पे, तो वो लंबी वेकेशन पे जाने का मन वो अप्रोच है, और आप काम को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, तो वो सारी चीजें दोनों क्या हो गई? अप्रोच अवॉइडेंस हो गई। डबल अप्रोच अवॉइडेंस मतलब कि हर एक दो चीजें हैं आपके पास, दोनों के अच्छे और बुरी चीजें हैं,
ठीक है। मान लो आपको 2 जॉब ऑफर्स आए हैं, एक में हाई सैलरी लेकिन काम बहुत ज्यादा घंटे करना पड़ रहा है, एक में सैलरी थोड़ी कम है बट वर्क लाइफ बैलेंस है। सो यानी यह 2 चीजें हैं, दोनों के फायदे नुकसान हैं, दोनों की तरफ आप अप्रोच और अवॉइड करना चाह रहे हो कुछ चीजें, तो बट उन दोनों में से स्टिल आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है साइकोलॉजिकल लेवल पे है, और इन कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, तो जब कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आया तो आई थॉट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक बार तो डाल दूं मैं आपके लिए। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है जी एम्बीवेलेंस। तो एम्बीवेलेंट मतलब को एग्जिस्ट कर रही हैं कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स। तो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स किसी के लिए भी हो सकती है, किसी पर्सन के लिए हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है, किसी सिचुएशन के लिए हो सकती है। सो ओवरऑल ये जब एम्बीवेलेंस की स्थिति होती है कि ऐसी फीलिंग्स साथ में आ रही हैं, सो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक अनसर्टेनिटी, एक डिलेमा की स्थिति पैदा कर देती है। ओके, तो ये जो एम्बीवेलेंस है ये किस वजह से अराइज हो रहा है? टेंशन किसके बीच में? कल्चरल कई बार कल्चरल आइडेंटिटी और आप जो सोसाइटल नॉर्म्स के प्रति अडेप्ट करना चाह रहे हो, चेंज हो रही है चीजें, उनके प्रति अडेप्ट करना चाह रहे हो, तो वो जो बीच में एक वो असमंजस की स्थिति आ गई, दैट इज एम्बीवेलेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, फीलिंग बहुत ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आपको दूसरे देश में जो है कंट्री में जाके काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो गई आपके लिए, लेकिन आपको जो है अपने घर को या ट्रेडिशंस को, सारी चीजों को आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो वहां को वो चीजें भी याद आएंगी। सो वो असमंजस की स्थिति है अब आपके पास कि आप जाओ नहीं जाओ, क्या करो। कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग भी है, सैड वाली फीलिंग भी है। तो वो चीजें कई बार, एक और एग्जाम्पल मैंने पढ़ा कहीं तो, कि आप जो है किसी को पसंद करते हो, लेकिन इट्स लाइक आप पसंद करते हो बट उसकी हरकतें, उसकी आदतें आपको पता है कि नहीं यार इनके साथ टॉलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति होती है। ठीक है, अब टॉलरेट वर्ड मैंने बोला तो टॉलरेंस भी है हमारे पास, कल्चरल टॉलरेंस, कि आप सहिष्णु हो, आप टॉलरेट कर रहे हो किसको? बाकी कल्चर्स को, बाकी चीजों को, क्योंकि हम टॉलरेंस की बात भी कल्चरल लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, सो कल्चरल टॉलरेंस हो जाएगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो अलग अलग कल्चर को, उनके बिलीफ, प्रैक्टिसेस, वे ऑफ लाइफ, सारी चीजों को। तो टॉलरेंस या सहिष्णुता एक बेटर तरीका है सोशल हार्मनी का, भाईचारा मेंटेन करने का, सोशल लेवल पे पीस मेंटेन करने का। ठीक है, अगर इनटॉलरेंस हुआ, आप सहिष्णु नहीं हुए, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, प्रेजुडिसेस हो सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। कई बार बीच बीच में जैसे मुद्दे उठते हैं ना कि इनटॉलरेंस बढ़ रही है या असहिष्णु हो रहे हैं लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं टीचिंग के फील्ड में, पॉजिटिव चीजें ही हम उनको ही बढ़ावा देंगे। ओके, तो हम टॉलरेंस की क्वालिटी को बढ़ावा देंगे, ना कि इनटॉलरेंस। ओके जी, सो ये जो है आपके, ये टॉपिक आपका कवर होता है यहाँ पे, एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आया होगा, एटलीस्ट जो वर्ड्स हैं उनका मतलब आपको पता हो, ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, किसी भी फॉर्म में आए, आप समझ के उसको सोल्व कर पाओ, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा कि कल्चरल लैग क्या होता है, या इथनोसेंट्रिज्म क्या है, या रिलेटिविज्म क्या, तो ये आपको पता हो कि मतलब क्या है इनका। Okay, this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts because consistency is the only key to success. See you in next class. Take care.